गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहली वीडियो में बच्चों आपने चैप्टर नंबर 6 कबीरदास, रहीम जी और बिहारी जी के दोहों की व्याख्या पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 गरम खत ठंडा जवाब पढ़ेंगे। इस पाठ को बच्चों कन्हैयालाल मिश्र जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के क्रोध के बारे में बताया है। इस पाठ में प्रभाकर जी बता रहे हैं कि इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से जो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी सोच नहीं पाता, और अगर क्रोध पर हमें काबू पाना, उसको कंट्रोल में करना है, तो हमें सिर्फ नम्रता का स्वभाव अपनाना पड़ेगा। उनके पिताजी का भी फॉर्मूला था कि गर्मी खावे अपने को, नरमी खावे गैर को। कि गर्मी यानी कि गुस्सा जो है वो हमें ही खत्म कर देता है, स्वयं को खत्म करता है। और नरमी अगर हम नरम स्वभाव का प्रयोग करते हैं, नरम स्वभाव हम दूसरे के सामने प्रदर्शित करते हैं, तो वो खावे गैर को यानी कि दूसरे व्यक्ति को ही खत्म कर देता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति का गुस्सा खत्म कर देता है। अब वो एक बार की बात बता रहे हैं कि एक दिन अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन उनके पास जाट बिरादरी के एक चौधरी आए, यानी कि गांव में से कोई चौधरी थे, वो आए और आते न आते गर्म होने लगे, यानी कि आते ही वो गुस्सा करने लगे। अब वो कह रहे कि मुझे बात तो याद नहीं कि क्या बात थी, लेकिन उन्होंने पिताजी ने उनके 5-7 वाक्य तो सुने। जब वो गुस्से में बोल रहे थे चौधरी साहब, तो उनके पिताजी ने बोला, बड़े प्यार से बोला कि चलो भाई बाएं के कुएं पर चले। एक छोटी सी बगीचे का नाम बाएं का कुआं पड़ गया था उस समय। वहाँ पर क्या होता था बच्चों, मृत्यु के कर्म कांड होते थे, और वहाँ पर एक कोने में अखाड़ा है जहाँ पर नगर के कुछ लोग कसरत कुश्ती किया करते थे। और वहाँ चलने का निमंत्रण जब पिताजी ने दिया तो वे चौंके और सोच में पड़ गए कि मैं गुस्सा क्या कर रहा था या यहाँ क्यों आया हूँ। और अचानक से बोले, क्या है बाएं के कुएं पर? अखाड़ा है। पिताजी ने जवाब दिया कि अखाड़ा है। तो उन्होंने कहा, जो चौधरी साहब आए थे, तो फिर क्या? तुम्हारा जी इस समय लड़ने को कर रहा है। जी मतलब मन, कि तुम्हारा जो मन है वो इस समय लड़ने को कर रहा है, और मैं तो हो गया हूँ बूढ़ा। वहाँ तुम्हें कोई इब्राहिम मिल जाएगा या कोई तोता पहलवान मिल जाएगा, तो उनसे तुम्हारा जोड़ बंधवा दूंगा। जोड़ मतलब तुम्हारी उनसे कुश्ती कसरत करवा दूंगा, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी और मेरा भी पीछा छूट जाएगा। ये बात मेरे पिताजी ने कही और सुनते ही उनकी हंसी आ गई। उनकी किनकी? चौधरी साहब की। और हंसते ही पिताजी ने चाय का गिलास उनके आगे किया, और चाय की गर्मी से उनकी जो गुस्से वाली गर्मी थी उनके पेट में चली गई। अब वे लड़ते क्या। तो देखो बच्चों, किस तरह से प्रभाकर जी के पिताजी ने उन चौधरी साहब का गुस्सा शांत किया। अब वो कह रहे हैं कि उनकी माँ का जो स्वभाव था वो थोड़ा गर्म था। गर्म अर्थात गुस्से वाला। वे कभी भी बहुत तेज हो उठती तो पिताजी उनसे हंसकर क्या कहते थे, अच्छा शूर्पणखा की झांकी फिर सजा लेना, इस समय तो काम की बात कर। उनका ऐसा कहने का ढंग होता था कि मुस्कान में बदल जाती थी। उनके जो गुस्सा था, उनकी माता का जो गुस्सा था, उनके पिताजी की ये बात सुनकर कि अच्छा शूर्पणखा की झांकी फिर सजा लेना, इस समय तो काम की बात कर, ये बात उनके कहने की थी, और उनकी माँ का जो गुस्सा था वो मुस्कान यानी कि हंसी में बदल जाता था। वो कह रहे थे उनके पिताजी प्रभाकर जी को समझाते हुए कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी तरफ जलता हुआ अंगारा फेंके, अंगारा मतलब जलता हुआ आग का गोला फेंके, तो तुम क्या करोगे? उसको गेंद की तरह उचक लोगे अर्थात पकड़ लोगे, कैच कर लोगे, तो तुम्हारा हाथ जलेगा कि नहीं? तो अक्लमंदी यानी कि समझदारी तो इसी में है कि तुम उसकी सीध से हट जाओ। यही बात सेम कैसी है? गुस्से की है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने गुस्से का बर्ताव कर रहा है, गुस्से में कुछ बोल रहा है, तो तुम्हें या तो वह स्थान, वह जगह छोड़ देनी चाहिए, या उस समय गुस्से में आकर आपको उसको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। अब वो प्रभाकर जी कह रहे हैं कि आगे चलकर जब मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ने गया तो किसने इस बात ने जीवन में एक बड़ा उपयोगी नियम बनाने में मेरी मदद की। अब वो एक अपना
इंसिडेंट, एक अपनी जीवन का अनुभव आपको बता रहे हैं कि उस पाठशाला में एक विद्यार्थी था। बड़ी अजीब सी हॉबी थी उसकी। हॉबी मतलब आदत। उसकी आदत बड़ी अजीब सी थी। वह सबको गालियों भरी पर्ची लिखा करता था और उसके बदले में जब भी दूसरे भी लिखकर या ज़बानी गालियाँ देते तो वो खूब हंसता था। उसको मज़ा आता था कि देखो मैं पर्ची लिख के गाली दे रहा हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी मुझे गालियाँ लिख कर दे रहा है या बोल कर दे रहा है, और उसको बड़ी हंसी आती थी। दूसरों की गालियों में उसको वह रस लेता था, यानी कि आनंद लेता था, और उन्हें अपनी सफलता मानता था कि देखो मैं अपने काम में सफल हो गया, मैंने उनको गाली देने के लिए उकसा लिया, यानी कि प्रेरित कर लिया। कई बार गुरुजी की बेत ने भी उसे दीक्षा दी। बेत मतलब उसको छड़ी से या डंडे से मारा करते थे, पर इससे उसने एक नया नुस्खा निकाला। नया नुस्खा मतलब नया कोई तरीका निकाला, और बदले में जब उसको दूसरे छात्र कोई गाली वाला पत्र दिया करते थे उनको वो सुरक्षित रखने लगा, अपने पास रखने लगा। और जब भी कोई विद्यार्थी उस लड़के की शिकायत करते तो वो उनका ही पत्र उनके गुरुजी को दिखा देता कि देखो ये लोग ही मुझे गालियाँ लिखते हैं, मैं तो इनको गालियाँ नहीं लिखता। बस इसके बाद क्या था, गुरुजी के पास अब शिकायतें जानी बंद हो गई और पाठशाला में गाली युद्ध होने लगा, यानी कि दोनों तरफ से, वह लड़का भी और दूसरी तरफ से छात्र आपस में गालियां देने लगे। एक तरफ इस युद्ध में गाली रूपी युद्ध चल रहा था जैसे क्लास में, तो एक तरफ वो अकेला होता था और दूसरी तरफ 20 विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी होते थे। वे छांट छांट कर उसको गाली लिखते थे। छांट छांट कर मतलब एक से एक गंदी गंदी गालियाँ लिखते थे, और वो रोज एक नई गाली गढ़ देता था। छात्र गालियाँ देते थे और वो छात्र जो था जिसकी हॉबी थी इस तरह की गाली देने की, वो उनको एक नई गाली दे देता था। वो ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर एक मुहावरा यूज़ किया हुआ है, सुनार की 100 चोट और लोहार की 1 चोट। जिस प्रकार सुनार 100 चोटें मारकर अपने गहने को या किसी सोने के पदार्थ को शेप देता है, उसी प्रकार लोहार जो लोहे पर एक चोट मारता है, जोर का एक हथौड़ा मारता है, उससे वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी थे वो उसको इतनी गालियाँ देते थे, लेकिन वो एक गाली ऐसी देता था कि उन सबको शांत कर देता था। अब यहाँ पर प्रभाकर जी बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद एक दिन उसने मुझे अपना निशाना साधा, यानी कि उसने मुझे भी इस युद्ध में शामिल करना चाहा, और एक छोटे छात्र के हाथ मुझे पर्चा भेजा, एक कागज़ लिखा जिस पर लिखा हुआ था मेरी कानी जोरू के भाई साहब। और दूसरे शब्दों में इसको क्या कहा जाए कि मेरे प्यारे सालग्राम जी, क्या आपके पास नया निब है? निब क्या होता है बच्चों? फाउंटेन पेन जो होता है, इंक वाला पेन होता है, उसके आगे पॉइंट चेंज करना, उसको निब बोलते हैं ना। तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास क्या निब है, लेकिन उसने वर्ड क्या लिखा था कि मेरे कानी भाई के जोरू, कानी जोरू के भाई साहब, यानी कि मेरे साले साहब। अब पर्चा पढ़कर जब मैं ये पर्चा पढ़ा तो मेरा जी भून गया। जी भून गया मतलब मेरा मन क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा आया। तभी मुझे अपने पिताजी के बोल याद आए कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या समझाया था कि कोई भी व्यक्ति जब तुम्हें गुस्से में कुछ कह रहा है तो तुमने वहाँ से हट जाना है या तो, और अगर संभव नहीं हो तो उसका पलट कर जवाब गुस्से में ही नहीं देना है। तो मैंने भी पर्चे में क्या लिखा, प्रिय भाई आपका पत्र पढ़कर तो बहुत हंसी आई, तुम तो बीरबल के अवतार मालूम होते हो, निब भेज रहा हूँ। अब ये पत्र पढ़कर उसको एक नया अनुभव हुआ और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी, और इस अनुभव के बाद मैंने नियम बना लिया कि गरम बोल हो, गरम व्यवहार या गरम खत, उत्तर में अपनी ओर से गर्मी गलत है। अपनी ओर से अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो वो गलत हो जाता है। जीवन में मैं अपने इस निर्णय पर कभी नहीं पछताया। मैंने जो निर्णय लिया अपनी लाइफ में, डिसाइड किया कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, इसमें मैं कभी पछताया नहीं। मुझे कभी गलत निर्णय अपना नहीं लगा, और मुझे इस निर्णय से जीवन में बहुत अधिक सफलताएं भी मिली। उनमें यह भी एक है कि मैंने उस बच्चे को सुधारा। वो आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार जब मैं लेखन कार्य में आया, लेखन करता हूँ, तो मुझे भी बहुत बार, अक्सर यानी कि बहुत बार गर्म खत मिलते हैं, गुस्से वाले खत मिलते हैं, और मैंने उनका ठंडा जवाब दिया है। मैंने हमेशा उनका, जो पाठक होते हैं उनको हमेशा ठंडा जवाब दिया है। मैंने कभी भी
गरम खत का गरम जवाब यानी कि गुस्से भरा जवाब नहीं दिया। अब वो एक बार की बात है, गांधी जी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि गांधी जी ठंडे खत लिखने की कला के आचार्य थे, यानी कि एक्सपर्ट थे। सन 1931 में लंदन की गोलमेज कांग्रेस में वे शरीक हुए। एक दिन अल्पसंख्यक समिति की बैठक में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने जो भाषण दिया वह धमकियों से भरा हुआ था। गांधी जी उसे सुनकर भिन्ना उठे, यानी कि गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए, पर चुप रहे। स्थान पर लौटने के बाद जब वे पूरी तरह शांत हो लिए तो उन्होंने एक पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। बात यह है कि जवाब वाणी का हो या कलम का, अगर हम मुंह से बोल रहे हैं या लिखकर किसी को अपना संदेश दे रहे हैं, वह जितना ठंडा होगा यानी कि जितना शांत होगा, जितना विनम्र भाव में होगा, उतना ही प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव होगा। अब वो एक नया आपको एक्सपीरियंस गांधी जी के बारे में आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्च 1944 ईस्वी की बात है। गांधी जी आगा खां महल में नज़रबंद थे और बा की मृत्यु हो चुकी थी। बा की मृत्यु पर भारत सरकार ने के गृह मंत्री ने जो वक्तव्य केंद्रीय सभा में दिया उससे गांधी जी सहमत नहीं थे। वे उसका प्रतिवाद करना आवश्यक समझते थे, तो उन्होंने प्यारेलाल भाई से पत्र लिखने को कहा, पर उनका लिखा पत्र गांधी जी को पसंद नहीं आया। गांधी जी ने स्वयं यानी कि खुद एक पत्र लिखा, फिर उसमें सुधार किया। तब साथियों ने उसे देखा, बहुत से और बहुत बार सुधार के बाद गांधी जी ने फिर उसे लिखवाया। इस तरह से 5 बार सुधार के बाद डॉक्टर गिल्टर ने उसे देखा और उसमें 6ठी बार सुधार किया और उनके अनुसार सुशीला नायर ने फिर एक पत्र तैयार किया। तब तक गांधी जी अपने पत्र में काफ़ी काट छांट कर चुके थे, काफ़ी उसमें कटिंग करके नए शब्दों का प्रयोग कर चुके थे। इस तरह से अब 2 लेटर तैयार हो गए थे, 2 पत्र तैयार हो गए थे। इन दोनों पत्रों को मिलाकर एक तीसरा पत्र तैयार हुआ। गांधी जी को यह अच्छा लगा जो अब नया पत्र तैयार हुआ था, पर स्नान गृह में नहाते नहाते उन्होंने उसे फिर सुना और फिर उसमें कुछ सुधार किए, फिर उसमें करेक्शन की। भोजन करते समय गांधी जी ने उस पत्र में कुछ और सुधार किए और तब वह टाइप होकर डाक में गया। देखो बच्चों, एक पत्र को कितनी बार लिखा गया है ना। पहले 5 बार लिखा, फिर उसमें दोबारा से 2 पत्र हो गए थे। एक डॉक्टर गिल्टर ने उसमें जब सुधार किया और एक गांधी जी के लोगों ने। उसके बाद फिर उनको लगा कि नहीं, ठीक नहीं है नहाते समय, फिर उनको लगा कि ऐसे से वर्ड उसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से वो खाना खाते समय उन्होंने चेंज किया उस वर्ड्स को, तब जाके वो टाइप होकर डाकघर में पोस्ट हुआ। तो इस प्रकार जब गांधी जी ने इतने एक खत को लिखने के लिए इतनी सावधानी और श्रम की, मेहनत की आवश्यकता है, तो मुझे और आपको कितनी ज़रूरत होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चों प्रभाकर जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आदमी गरम खत कब लिखता है। हम गरम यानी कि गुस्से भरा खत कब लिखते हैं? जब किसी बात पर हमें गुस्सा आ जाए, गुस्सा हमारे दिमाग पर सवार हो जाता है। तो कलम में यानी कि जब हम लिखेंगे तो वहाँ ठंडक कैसे, जब हमारा दिमाग ही गर्म हो रहा है, दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, तो हम किसी को अपनी जबान से, वाणी से या कलम से ठंडा यानी कि विनम्र स्वभाव का पत्र नहीं लिख सकते। क्या आप चाहते हैं कि किसी को गर्म खत ना लिखें? अगर आप चाहते हैं कि किसी को गुस्से में जवाब ना दें या कुछ रिप्लाई लिखकर गुस्से में ना दें, तो उस समय कोई खत ना लिखो। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि उस समय कुछ लिखो मत। जब आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, लिखने का आवेग इतना प्रबल हो, यानी कि अगर आप लिखना भी चाह रहे हो गुस्से में, आपका नहीं मैं तो लिखूंगा भी, उसने मुझे ऐसा लिखा मैं भी उसको लिखूंगा, बिना लिखे रहा ही नहीं जा रहा है, तो आप लिखो और उसको लिखकर अपने पास रख लो। तुरंत डाक में ना डालिए, यानी कि उसको पोस्ट मत करो, उसको सेंड मत करो। आजकल आप व्हाट्सएप पे कुछ रिप्लाई कर रहे हो, मेल कर रहे हो, तो आप लिख लो। आपका मन हो रहा है, आप रुक नहीं पा रहे हो, तो आप लिखो ज़रूर, लेकिन उसको सेंड मत करो। डाकघर में डाक में मत डालो। तुरंत दूसरे तीसरे दिन जब आप शांति से उसको पढ़ेंगे ना, जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो मक्खियों भरा दूध लगेगा, जैसे कि दूध में मक्खी गिर गई हो। अब जब दूध में मक्खी गिर जाती है तो क्या हम उसको पी सकते हैं? नहीं ना। इसी प्रकार वह पत्र आपको लगने लगेगा और आप उसको फाड़ कर दूसरा पत्र लिखेंगे, जिसमें ताना नहीं,
ताना यानी कि किसी को टोंटिंग नहीं, सिर्फ काम की बातों में। वो कह रहे हैं कि क्या आपके पास किसी का गर्म खत आया है, आप गुस्से से भरे हैं, तो आप भी ठहरिए और आप अभी खत ना लिखिए। संभव हो तो खत लिखो ही मत, और अगर लिख लिया है तो उसको थोड़े दिनों बाद लिखकर फाड़ दो। उसमें दिल के छाले हैं, इसलिए दाग में मत डालो। तो वो कह रहे हैं कि 100 बात की एक बात की गुस्सा आदमी को सोचने लायक छोड़ता ही नहीं, इसलिए हमेशा ठंडा दिमाग रखिए, विनम्र स्वभाव रखिए, हमेशा ठंडा खत लिखिए, गरम खत का ठंडा जवाब लिखिए, और साफ बात यह है कि ठंडे होकर खत लिखिए। तो बच्चों, समझ आया किस प्रकार प्रभाकर जी ने हमें अपने जीवन में गुस्सा ना करने की बहुत अच्छी सलाह दी है। हमें हमेशा क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहिए, और हमेशा अगर दूसरा व्यक्ति कभी हमें गुस्से में कुछ वर्ड कह रहा है या कुछ बात लिख रहा है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि हमें जलते हुए अंगारे के अगर हमारे पास आ रहा है तो हमें उचक कर उसको कैच नहीं करना है, बल्कि साइड हो जाना है। तो बच्चों, इस पाठ के आधार पर आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसको करने का प्रयास करना। इसकी बैक एक्सरसाइज दी गई है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। PDF में बच्चों आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। धन्यवाद।